नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता और मैं मनोज। हमारे देश की संस्कृति में हर ऋतु और काल के अनुसार अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परंपराएं और पर्व हैं। अपने मूल और सार में ये हमारी प्रकृति, हमारे इष्ट, हमारी परंपरा और संस्कारों के ही उत्सव हैं। विशेष रूप से आषाढ़ और श्रावण के महीनों में हर तरफ एक हुलास महसूस होता है। एक सिलसिला सा शुरू होता है। क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर और क्या दक्षिण। उत्तर और मध्य भारत में गुप्त नवरात्रि, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, आषाढ़ी अमावस्या, विवस्वत सप्तमी, कोकिला व्रत, फिर गुरु पूर्णिमा के बाद सावन मास के सोमवार के व्रत और कांवड़ यात्रा शिव भक्तों के लिए विशेष हैं। और इसी क्रम में नाग पंचमी और हरेली जैसे त्योहार भी हैं। पश्चिम की ओर देखें तो महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी को विठोबा की पूजा के लिए पंढरपुर में भक्तों का तांता लगा रहता है। वहीं नारळी पूर्णिमा को मछुआरा समुदाय के सदस्य अपने जीवन तारक समुद्र को नारियल अर्पित करते हैं। पूर्वी भारत में जगन्नाथपुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा हो, बिहार के सुल्तानगंज से देवघर झारखंड तक आयोजित होने वाला श्रावणी मेला, अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु कोई कसर बाकी नहीं रखते। अब दक्षिण का रुख करें तो तमिलनाडु में कावेरी नदी के किनारे आडी पेरुक्कू मनाया जाता है, जो कृषि से जुड़ा हुआ पर्व है। और विरूपाक्षी कार्तिकाई का त्योहार भगवान शिव, देवी पार्वती और कार्तिकेय की पूजा को समर्पित है। उत्तर पूर्व के असम में अम्बुबाची मेला कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित होता है, जो प्रजनन और उर्वरता से जुड़ा हुआ है। मुहर्रम और यौम आशुरा का भी इन्हीं दिनों में बड़ी पाकीज़गी के साथ आयोजन होता है। ऐसी कितनी ही और परंपराएं, उत्सव और पर्व हैं जो न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं, बल्कि स्थानीय और सामुदायिक जीवन शैली को एक सरोकार भी देते हैं। अभी अभी ये जो मधुर गीत हमने सुना, ये हमारे उत्तर प्रदेश का झूला गीत था। हमने अभी कहा था ना कि इस ऋतु से जुड़ी कितनी ही परंपराएं हैं जो पीढ़ियों से संस्कार रूप में चली आ रही हैं। लोक नृत्य और लोकगीत भी उन्हीं में शामिल हैं। ऐसी ही एक मनोहारी सांगीतिक परंपरा है कजरी, जो आषाढ़ और सावन के महीनों में उठान लेती है। वैसे तो मूलतः ये एक लोकगीत है, लेकिन उपशास्त्रीय विधा में भी कजरी गाई जाती है। कजरी के बारे में थोड़ा और जानने के लिए चलिए मिलते हैं प्रसिद्ध लोक गायिका विजया भारती से। अपने सभी सुनने वाले श्रोताओं को मैं नमस्कार करती हूँ और बरसात के इस रिमझिम मौसम की बधाई देती हूँ। विजया जी, सबसे पहले यही समझना चाहते हैं कि वैसे तो अलग अलग तरह के नाम से अलग अलग परिभाषाएं हैं संगीत में भी। शास्त्रीय तो है ही, सुगम है, और फिर हमारा लोक संगीत है। लोक गीतों में भी जब हम बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की, बिहार के कुछ जिलों की, वहाँ पर बारिश में जो कजरी आता है, तो क्या आप कजरी के कुछ जो अभी प्रचलित स्वरूप है उससे पहले से भी क्या आप कुछ जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ बांट सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कजरी तो एक लोक गायकी की एक विधा है
और बहुत ही जीवंत विधा है। मतलब जो बरसात का, हम तो सिर्फ सावन की बात नहीं करेंगे, हम पूरे बरसात के मौसम को मिला जुला के पावस कहा जाता है साहित्य में, संगीत में। तो जब ही जेठ आषाढ़ के बाद से बारिश शुरू होती है तो तरह तरह के बरसात के गीतों का चलन है। उसमें 12 मासा भी है, कजरी भी है, मल्हार भी है, फिर भादों में झूला भी है। तो इस तरह के गीत हैं, लेकिन कजरी उसमें से बरसात के दिनों में गाया जाने वाला एक बहुत सुंदर मतलब गायकी है। उपशास्त्रीय संगीत के कलाकार भी इसको अपने रंग में गाते हैं, लोकगीत के कलाकार अपने रंग में गाते हैं, और मैं दोनों को मिला जुला के गाती हूँ जी। तो अगर कोई नहीं जानता है, बहुत ज्यादा इन परिभाषाओं को नहीं समझता, तो क्या वो सुन के ये पहचान कर सकता है कि ये 12 मासा है, ये झूला है, ये कजरी है? बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी धुनें हैं। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे 12 मासा है, ये बिहार के मिथिलांचल का है। ये इसको सेम धुन में भोजपुरी में भी गाते हैं। सावन घरे जत बिजुरी छिटकत, हृदय कड़कत मोरे है, किनका लागे हम ठाड़ होएब, के जैसे ये 12 मासा हुआ। झूला है, लोक गायकी का तो हर रंग जो है अपने आप में अपने धुन की वजह से, अपने भाव की वजह से विशेष है। लेकिन मैं साल भर इस मौसम का इंतजार करती हूँ। इस मौसम में मेरा मन जितना ज्यादा मतलब उत्प्रेरित अंदर से रहता है गाने के लिए, नया सोचने के लिए, लिखने के लिए। और कजरी का हर रंग मुझे बहुत पसंद है। कजरी की भी कई धुनें हैं, लेकिन जो सबसे फेमस मिर्जापुरी कजरी है, बेसिक धुन, उसको सुन के ही आदमी जानता है ये मिर्जापुरी कजरी है। अच्छा, मिर्जापुरी कजरी इतनी फेमस क्यों हुई, लोकप्रिय कहना चाहिए उसे, तो क्यों, कोई खास वजह थी? जब से मैं संगीत के क्षेत्र में हूँ तो बचपन से, लेकिन जैसे जैसे मेरी जानकारी परिपक्व होती गई, तरह तरह की कहानियां हमने उस्तादों से, गुरुओं से सुनी हैं, और जिसमें कि एक तवायफ थी, उनका नाम गौहर जान था। तो अंग्रेजों के जमाने में जब हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे पूर्वांचल के लोगों को खास करके वो ले गए अंग्रेज यहाँ से पानी के जहाज पे, तो उस समय के वर्णन को उन्होंने गाया है। चली गईले रंगून हो कचौरी गली, सुन कैला बलनो मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौरी गली, सुन कैला बलनो। अब इसी कजरी के उपशास्त्रीय रूप को समझने के लिए मिलते हैं बनारस घराने के पंडित भोलानाथ मिश्र से। यह वर्षा ऋतु का लोक गीत है जिसको हम लोग सावन में गाते बजाते हैं। यह अर्धशास्त्रीय गायन विधा के रूप में भी विकसित हुआ। इस गायन में बनारस घराने की खास दखल है। यह एक लोक संगीत है, मगर चूंकि बनारस घराना एक ठुमरी दादरा ख्याल का घराना है, तो इसको ठुमरी अंदाज में भी गाया जाता है। ये बनारस अंग से ही गाते हैं। इसमें विरह भी है, कजरी में श्रृंगार रस भी है, राधा कृष्ण की भी कजरी है। तो कजरियों का बहुत सारे रूप हैं। समनवा में ना लागे मोरा जियरा, पापी पपीहरा जलावे जियरा। सावन का महीना है, बिरहीन बोल रही है। सवनवा में ना लागे मोरा जियरा हो, सवनवा में ना लगे मोरा जियरा, सवनवा में ना लगे
बेदर्दी हो सैया, ये बनारस अंग है, कजरी है मगर इसमें ठुमरी अंग है। सैया बेदर्दी हो सैया बेदर्दी, जलावे जियरा हो सवनवा में ना लागे मोरा जियरा। इसके साहित्य में वर्षा ऋतु का वर्णन मिलता है, जैसे बारिश की बूंद, सनन सनन हवाओं का चलना, पपीहा की पीहू पीहू बोल, कोयल की कूक, और चारों तरफ हरियाली, कहीं झूला पड़ा है, सखियां झूल रही हैं। तो इसमें विरह भी है, श्रृंगार भी है, कई रसों का आपस में मेल है इस कजरी में। और इसको ज्यादातर भोजपुरी अवधी भाषाओं में गाया जाता है। जैसे ब्रज में होरी है, रसिया है, धमाल है, बहुत सारे फोक गीत के ब्रज में भी चलन है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में इस गायन में बनारस घराने की खास दखल है। कारी बदरिया चमके बिजुरिया, कारी बदरिया चमके बिजुरिया, सनन सनन चले पवन पुरवैया, कारी बदरिया। अरे रामा कजरी बदरिया। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। बारिश में भीगकर जो कच्ची अंबियां पके और रसीले आमों में तब्दील होती हैं, उनके लिए कवि आलोक धनवा ने अपनी कविता आम के बाग में कहा है, आम जैसे रसीले फल के लिए भाषा कम पड़ रही है मेरे पास। भारतवासी होने का सौभाग्य तो आम से भी बनता है। आम केवल फल ही नहीं, ये हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में एक जीती जागती रवायत है, एक संस्कृति है, खासतौर पर अवध के क्षेत्र में। तो आवाजों के खजाने में कुछ ढूंढते हैं, चलते हैं लखनऊ, मिलते हैं अवध के खास आम से। झूला पड़ गई ले, झूला पड़ गई ले, अमवा के डाल में, सावन के बहार में ना, झूला पड़ गई ले, अमवा के डाल में, सावन के आमों का जिक्र होते ही अक्सर अवध के अमराइयों का चित्र उभरने लगता है। रंगकर्मी प्रोफेसर दानिश इकबाल तो कहते हैं, अवध का नाम आते ही अपने खानदान के एक बुजुर्ग की बात मुझे याद आती है, जो कहा करते थे कि अवध वालों के मिजाज की जो शीरीनी है, जो मिठास है, उनकी बातचीत को जो मिठास है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आमों का है। वो कहा करते थे कि जब भी आप आम देखें, अच्छे आम देखें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मुस्कुराना ना शुरू कर दें। तो आम खाने से पहले और आम खाने के बाद मुस्कुराना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि अवध की कहानी बग़ैर आम की कहानी के मुकम्मल नहीं हो सकती। कुछ लोगों का ये भी कहना हुआ करता था हमारे बचपन में कि ये जो गर्मी का मौसम आता है, इसकी शिद्दत होती है और लू चलती है, तो इसका एक ही सहारा है इसे गुजारने का कि आप अपने को समझाते रहें कि गर्मी इसलिए आती है क्योंकि गर्मी हमारे लिए आम लेके आती है। तो सैकड़ों ऐसी मीठी कहानियां हैं अवध के आमों की और अवध के लोगों की और अवध के नवाबों की, पुराने लोगों की, जो बहुत मीठी हैं, जो आम से ज़्यादा मीठी हैं। और कभी फुर्सत हो तो उन बातों को हमें दोहराना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जिस इलाके को अवध के नाम से जाना जाता है, वो मुगल कालीन भारत से लेकर आज तक अपनी जबान, तहजीब और अदब के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ का खान पान भी इसकी तहजीब का एक अहम हिस्सा है।
ऐसे में अगर अवध के केंद्र लखनऊ के करीब के क्षेत्रों में बड़ी तादाद में आमों की पैदावार होती हो तो मुमकिन नहीं कि फलों का राजा आम अवध की तहजीब और अदब का हिस्सा न बने। अमवा के डारी पे बोलेली कोयलिया। लखनऊ जिले में ही है मलिहाबाद तहसील, जो दुनिया में दो चीजों के लिए बहुत मशहूर है। एक मलिहाबाद के दशहरी आम और दूसरे उर्दू के बड़े शायर जोश मलिहाबादी। जोश साहब को आमों से बड़ी मोहब्बत थी और उन्होंने आमों पर न केवल शायरी की बल्कि आमों की नर्सरी भी लगाई। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं मलिहाबाद के निवासी और शायर असमत मलिहाबादी। 1918 में जोश साहब ने मलिहाबाद में एक नर्सरी कायम की थी, जिसमें उन्होंने कलमी आम की नर्सरी तैयार की और उसके कलम बनाकर फरोख्त करते थे, जिनमें अव्वलियत दशहरी और सफेदे को हासिल थी। तो उन्होंने दशहरी पर एक नज्म कही और एक सफेदे पर कही कि तमाम आमों में यकता है सफेदा, तमाम आमों में यकता है सफेदा, बयाज़े सुबह गोया है सफेदा, सफेदा फल हमारी मेहनतों का, हमारे खून का सींचा सफेदा, भरे हैं जिसमें शीरीनी के मोती, वो एक कूजे में है दरिया सफेदा, बहुत मुमताज है अहले नजर में हमारी आँख का तारा सफेदा। फिर उनकी दूसरी नज्म है जो उन्होंने दशहरी की शान में कही है, इसके हर रेशे में जुए शीर है, क्यों न हो जाए कलम शीरी बयां, कहते हैं माशूक से अहले मजाक, जर्द रंगत है बरंगे आशिकां, कहती हैं रंगीन ये फितरत का हाल, जिल्द पर दौड़ी हुई रंगीनियां। जोश मलिहाबादी के अलावा मलिहाबाद के ही एक और शायर माइल मलिहाबादी ने भी आमों पर एक खूबसूरत नज्म कही है। आम ही में नहीं माहौल में है इत्र गुलाब, पीने वालों को यहाँ तश्त में मिलती है शराब, पत्ते पत्ते से टपकता है बरसता है शबाब, और कहीं दूर से आती है चिकारे की सदा, आम के बाग में आ, आम के बाग में आ। फिर इसमें एक बंद है कि आजकल गम है बहुत और मिटाता है ये गम, आम मिल जाए ज्यादा तो गम हो जाएंगे कम, सेबो अंगूर तो जन्नत में मिलेंगे हमदम, आम खाना है तो जितने मिले दुनिया ही में खा, आम के बाग में आ, आम के बाग में आ। आमों के मौसम में अवध के गांवों और शहरों में एक अलग ही नजारा होता है। गांव में जहां लोग आम के बागों में इकट्ठे होकर आम खाने का लुत्फ लेते हैं, वहीं शहरों में कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो आम की दावत के साथ दावते सुखन भी आयोजित करती हैं। लखनऊ की संस्था अंजुमन तरक्की उर्दू पिछले 38 वर्षों से आम और गालिब के नाम से ऐसी ही एक गोष्ठी लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में प्रतिवर्ष आयोजित कर रही है। देखिए, किसी प्रोग्राम का आगाज करना तो आसान है, मगर इतने अरसे तक उसे पाए तकमील तक पहुंचाना और जारी रखना बड़े दिल गुर्दे का काम है। और ये काम वही कर सकता है जो इससे सच्ची मोहब्बत रखता है, उसका सच्चा आशिक है। आज की महफिल हजरत मिर्जा गालिब से मंसूब है। मैं बगैर किसी तामुल के कह सकता हूँ कि इस रुए जमीन पर अगर बहिश्त का कोई समर है, जन्नत का कोई फल है, तो वो आम है, आम है, आम है। हजरात गिरामी, चंद शेर पेश कर रहा हूँ कि चौधरी के घर में आज आम खाइए, चौधरी के घर में आज आम खाइए, उसके साथ जो है तामझाम खाइए। चौधरी के घर में आज आम खाइए, उसके साथ जो है तामझाम खाइए, और कुछ ज्यादा इनमें पाएंगे मिठास आप, करके फसले आम को सलाम खाइए, करके फसले आम को सलाम खाइए। कि गालिब और मीर को बहुत पसंद आम थे, आप भी अदब के हैं इमाम खाइए। और हम तो आम देखने की हद में कैद हैं, मगर आपके लिए है एहतमाम खाइए।
आम और गालिब, इस गोष्ठी के संस्थापक चौधरी शरफुद्दीन साहब से हमने बातचीत की, जिनके घर पर ही पिछले 38 साल से ये गोष्ठी आयोजित की जा रही है। देखिए, पहले हम 2-4 दोस्त दाव की आम करते थे आपस में बैठ के, तो ये तय हुआ कि हम लोग इसको एक अदबी तरह से इसको पेश कर रहे हैं। तो ये 1980 में जब पाकिस्तान से आबिद साहब एक आए थे, उनको दावत दी हमने आने की। वो पहली मरतबा हुआ ऐसा। वाली आसिर ने उनको इंटरव्यू किया, हमसे किया, यहाँ आए, उन्होंने देखा उनका पाकिस्तान के अंदर ऐसी डिशेस होती नहीं है गालिब की जो आप यहाँ पे की है, उनको बहुत पसंद आई। तो 1980 से मैं शुरू कर रहा हूँ इस बात को। शायर भी आते हैं। अब देखिए, एक लेडी पुणे से आई है, अखबार पढ़ती थी आम और गालिब पे। मेरे शहर भर के लोग आए हुए हैं और यूपी भर के लक्षित लोग आए हुए हैं। बुलंदशहर के भी हैं, मेरठ के भी हैं, वहाँ के भी हैं, गाजियाबाद के भी हैं, कानपुर के हैं। तो ये एक शौक पैदा होता है बच्चों में। शायद फलों में आम को ही ये रुतबा हासिल है कि न केवल आम और खास इसको खाकर लुत्फ उठाते हैं, बल्कि कुछ विद्वान और शायर इसको साहित्य के केंद्र में भी ले आते हैं। संस्कृति भारती के लिए लखनऊ से मैं प्रतुल जोशी। वर्षा ऋतु के आगमन से जुड़े बिंदुओं की बात हुई तो ख्याल आया एक ऐसे राज्य का जहां यह ऋतु सबसे पहले दस्तक देती है, यानी केरला। और केरला की बात होते ही कथकली शैली का जिक्र होना स्वाभाविक सी ही बात है। ये एक ऐसी कला है जिसमें शास्त्रीयता का मूल है, लेकिन लोक परंपरा इसकी पोषक है। और अभिनय की दृष्टि से देखें तो भारतीय रंगमंच के सबसे जटिल रूपों में से एक है। ऐसी विशिष्ट कला में सिद्धहस्त हैं कथकली कलाकार वडक्के मनलथ गोविंदन नायर, जिन्हें हम कला मंडलम गोपी के नाम से जानते हैं। इनके जीवन के कुछ और पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं संगीत नाटक अकादमी से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री निर्माता राधा गोमती से। प्रख्यात कथकली कलाकार गोपी आशान, उन पर एक प्रोग्राम बन रहा है और आप जुड़ी हुई हैं उससे। हमारे केरला के जो बाहर के ऑडियंसेस है, जिनका कथकली से इतना वास्ता नहीं है, तो गोपी आशान की प्रतिभा, उनके कार्य के बारे में क्या बताना चाहेंगे? उनके बारे में क्या बताऊं, नॉर्थ के ऑडियंस ज्यादातर नहीं जानते हैं। खेद है कि ज्यादातर यंगर जनरेशन हमारे यहाँ भी इतना नहीं जानते हैं जितना perhaps जानना अच्छा होता। वैसे कथकली थोड़ा एक एरिस्टोक्रेटिक आर्ट फॉर्म है और ये अभी तो ये केरला का जैसे एक सिंबल बन गया है और जहां भी कहीं भी जाओ ट्रॉफी बनती है इसके रूप में, ऐसे होता है। और जब मैं ये प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई, एक्चुअली मेरा पहला ब्रश था इसके साथ एम.आर. राजन, एक नेशनल फिल्म मेकर है, नेशनल अवार्डी फिल्म मेकर है, जो ज्यादातर डॉक्यूमेंट्रीज करते हैं ये ऐसे क्लासिकल आर्ट्स के ऊपर। और उसने एक बहुत सुंदर सा फिल्म बनाया था मिनक नाम का। और मिनक जो होता है वो कथकली में ये फीमेल एक्टर्स का इम्पर्सनेशंस जो मेल एक्टर्स करते हैं, उसमें कोटिकल शिवरामन उसका सबसे बड़ा मास्टर माने जाते हैं। जैसे पच्चवेशम या हीरो का कॉस्ट्यूम, कथकली में हीरो का रंग हरी होती है, दैट इज पच्चा हरी रंग की होती है। और वो होता है, वो मेकअप बनती है मनियोला नाम का एक मिनरल, उसको मनियोला बोलते हैं। एंड इट इज 2 मिनरल्स एक्चुअली जॉइन टुगेदर, जिससे ये बनाते हैं। और हीरो कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं और मिनक फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं। और हीरो कैरेक्टर्स में सबसे मशहूर कलाकार है गोपी आशान जी, जो अभी 80 से ऊपर हो गए हैं उसका उम्र। वो बहुत गंभीर एक्टर है। और जब मैं थोड़ा बहुत एक्टिंग कोर्स किया और उसमें हमको थोड़ा एक्सरसाइजेस हैं, जैसे वो एक्सप्रेशंस और नवरसा, ये ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में, मैं तो चौंक गई जब देख रही थी इनका एक्टिंग, इतना सटल है। और उसके साथ साथ जो है इंटरव्यूज जो दे रहे थे, ये कितना प्लानिंग जाती है इसके अंदर, कैसे ड्रमिंग और कैसे एक्सप्रेशन, कैसे ये पेस, क्योंकि स्टोरी टेलिंग भी होती है ये। इट वाज अमेजिंग वो देखने के लिए। आई थिंक ही डिजर्व्स द बिगेस्ट अवार्ड्स नाउ फॉर दिस। एंड ऑल्सो इसका लाइफ स्टोरी भी पता चला जब इसमें वही हम पूछने वाले थे कि उनके जीवन के संघर्ष के क्या किन बिंदुओं का पता लगा। एग्जैक्टली
इनके संघर्ष के कारण कुछ लोग ऐसे स्कॉलर्स ऐसे बताए हैं जो जिसके साथ बातचीत हुई थी ये डॉक्यूमेंट्री टीम का, कि कर्ण इज द मेन कैरेक्टर। जैसे महाभारत में कर्ण का लाइफ इतना बड़ा हीरो है, इतनी अच्छी क्वालिटी से, इतनी खासियत है उसमें, फिर भी उसकी लाइफ में बहुत सारे डार्क चैप्टर्स हुए हैं, बहुत सारे दिक्कत हुए हैं, उनको मुश्किलें हुई हैं। ये सब झेलते हुए गोपी आशान भी आगे आए। बचपन में ही उनके माँ की देहांत हो गई। बहुत बहुत दरिद्र ऐसे सर्कमस्टेंसेस से आए थे, छोटे से विलेज में पालक्काड में। और उसके बाद उनके पिताजी उधर एक छोटा सा केयरटेकर थे, और बहुत पॉवर्टी होता है, और माँ भी बहुत बीमार थी, ब्लीडिंग था, और बहुत दूर जानी पड़ती थी उसको ट्रीटमेंट के लिए। गोपी आशान व्हेन ही वाज जस्ट 6 years old, 6 साल में उसके माँ का डेथ हो गया। और उसके बाद वो तुल्लल सीखने के लिए वो समझ गया कि वो अंजाम तंबुरान जो बोलते थे, वो उधर एक मना का, वो मना मतलब एक इलम होते हैं, जो बड़ी बड़ी मकान होते हैं, जो जिसके पास थोड़ा लैंडेड प्रॉपर्टी है, वो थे आर्ट्स के पेट्रन। तो तुल्लल एक तरह का ज्यादा फोक जैसा एक परफॉर्मिंग आर्ट है, जिससे बहुत मनोरंजन होती है जब फेस्टिवल्स का टाइम होता है। और उसमें 7 साल से उसका ट्रेनिंग उसमें शुरू हुआ, फिर 2 साल के बाद बंद हो गई। उसके बाद उसको कथकली के बारे में गोपी आशान हंसता है। ये इसमें लोग सोचते होंगे कि मैं तो पैदा हुआ कथकली के कलरी में, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कथकली क्या है भी कुछ पता नहीं था, कुछ सुना है बस, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं था। ये तो थोड़ा एरिस्टोक्रेटिक परफॉर्मेंस है, लेकिन वही सीखा और उसमें एक ऐसा उस्ताद बना कि महाकवि वल्लतोल, जिसने कलामंडल का स्थापक था, बहुत विशनरी थे। इनफैक्ट कलामंडलम केरला के ये क्लासिकल आर्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए उनका एक बहुत बड़ा तपस्या थी, जिसके लिए उसका एक कंट्रीब्यूशन था कि ऋग्वेद उन्होंने मलयालम में ट्रांसलेट कर दिया, और उसके सेल्स का प्रोसीड्स भी, जैसे बहुत कुछ सेल्स के प्रोसीड्स और उनका कैंपेनिंग के साथ कलामंडलम बनी। जब ये छोटा लड़का जब 10 साल का था, उधर लेके गए, और बस इसमें बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं कि ऊपर नीचे ऐसे देखा, फिर मेरे मुंह की तरफ ऐसे बहुत कस के ऐसे नजर डाला और बोले कि इसको ले लो, परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि बाद में एक मैंने सुना, एक कथकली एंथुसियास्ट जो है बोलते थे कि महाकवि वल्लतोल एक ऐसे कथकली परफॉर्मर के बारे में सपना देखते थे, जो उधर 2 मशहूर कथकली आर्टिस्ट दूसरे हैं, एक का बॉडी, उसका बॉडी का परफॉर्मेंस का विगर, और दूसरे का एक्सप्रेशंस का सेंसिटिविटी, अगर एक बदन में साथ जुड़ जाए तो वही होगा सबसे मशहूर और सबसे ग्रेटेस्ट कथकली परफॉर्मर। और बिन ज्यादा डिस्क्रिप्शन के हम सब जानते थे कि शायद ये महान कलाकार, उसने वो 10 उम्र का वो छोटा सा बालक में उसी टाइम से झांक लिया था, गोपी आशान को पहचान लिया था। यस, एंड इसी वजह से 7 साल के बाद जब उनका ग्रेजुएशन हुआ, उन्होंने बोला कि मत जा, यहाँ ज्वाइन कर दो, और उसको उधर टीचिंग पोस्ट भी दे दिए, और फाइनली वो प्रिंसिपल होके रिटायर हो गया। कथकली और कर्ण, कलामंडलम गोपी के विषय में डॉक्यूमेंट्री निर्माता राधा गोमती। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। जुलाई महीने के पहले सप्ताह में पूरे जोश के साथ देश भर में वन महोत्सव मनाया गया। इसी क्रम में 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की भी पूरी तैयारी है। प्रकृति और उसके सभी घटकों का संरक्षण हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी जो है। ये दिन हमें याद दिलाते हैं सैयद हैदर रजा, डॉक्टर एम बालमुरली कृष्ण, पंडित लच्छू महाराज, विदुषी गंगूबाई हंगल, पंडित पन्नालाल घोष, जवाहरलाल दर्डा, गुरुदत्त और मुकेश की, इनकी स्मृतियों को नमन। आकाशवाणी परिवार की ओर से 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता और मनोज को अनुमति दीजिए। नमस्कार।